Hello everyone. Now we move to module second of our chapter 4 thinkers beliefs and buildings. कल हम लोगों ने इस चैप्टर फर्स्ट इसके मॉड्यूल फर्स्ट की हमने बात करी थी जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की जो फिलोसफीज़ जो कि हमारे अप टू 6th century BC तक जो डेवलप हो रही थी उनके बारे में हमने पढ़ा। नाउ हम लोग उसी की कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 6th century BC के अंदर इस्टेब्लिश होने वाले जैनिज़्म के बारे में भी बात करी। नाउ हम लोग 6th century BC यानी उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर ही हम लोग देखें तो हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक और फिलॉसफी जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट होते हुए हमारे सामने आता है जिसका नाम बुद्धिज़्म था। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ऑल ऑफ यू 6th century BC के अंदर जितने भी जो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ना वर्ल्ड हिस्ट्री में न्यू फिलोसफीज़ जो हैं वो राइज़ हो रही थी। हमने ना ईरान की बात करी, हमने यूनान की बात करी, इवन हमने इंडिया की बात करी। इन सभी फ़िलॉसफीज़ में मेरा ये मानना है कि जिस फ़िलॉसफी ने वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत डीप इम्पैक्ट डाला एक लार्जर एरिया के अंदर, वो बुद्धिज़्म था। बुद्धिज़्म ना केवल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ बल्कि हम लोग देखें तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आने वाले पीरियड के अंदर हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म हमारे इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उन बाउंड्रीज से बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद में श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, इवन हम लोग देखें तो चाइना और जापान, यहाँ तक एक लार्जर एरिया के अंदर पीपल के द्वारा एक वाइडली इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया गया। आज भी आप देखें तो बुद्धिज़्म जो है वो इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज है और दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो बुद्धिज़्म हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन के रूप में सामने आता है। 6th century BC के अंदर हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म इस्टेब्लिश हुआ और बुद्धिज़्म के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये एक लार्जर एरिया के अंदर स्प्रेड हुआ। नाउ बुद्धिज़्म को लेकर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। और फिर बुद्धा की जो टीचिंग्स है, बुद्धा की जो लाइफ है, बुद्धा की जो फिलॉसफी है, उसको जानने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सोर्सेस हैं। बेसिकली जब हम लोग सोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो लिटरेचर का आता है कि कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस हैं जो कि हमें बुद्धा के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। हम देखें तो जब लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पीरियड के अंदर बुद्धिज़्म जो थ्योरी है उन थ्योरीज़ को लेकर कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो लिखे गए। इवन जो कि है ना बुद्धिज़्म के ही टेक्स्ट भी थे जिनके बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, जिनको हमने पिटिक्स के नाम से बुलाया है। 3 पिटिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना सोर्सेज हैं हमारे। देन साथ ही हम लोग देखें तो उस पीरियड के अंदर जो अदर जो पीपल्स जो थे उन्होंने भी बुद्धिज़्म को लेकर कई सारे लिटरेचर को डेवलप किया। नाउ हिस्टोरियंस जो है वो उस समय के उस पीरियड में जो लिटरेचर अवेलेबल होता है, हिस्टोरियंस उनको बहुत डीपली उनको स्टडी किया। डीपली स्टडी करने के बाद में उनको आपस में ना एक दूसरे के साथ में कॉन्क्लूड किया और कॉन्क्लूड करने के बाद में बुद्धिज़्म के बारे में एक है ना हिस्ट्री जो है उसको उन्होंने शेप दिया। नाउ हिस्टोरियंस जब है ना किसी भी पर्टिकुलर लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हैगियोग्राफीज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। हैगियोग्राफी का मतलब होता है किसी रिलीजियस पर्सन के बारे में जो उनकी लाइफ है, उनके अचीवमेंट्स है, उनके बारे में जो लिटरेचर जो लिखा गया, दैट इज़ कॉल्ड हैगियोग्राफीज़। हम देखें तो महात्मा बुद्ध के रिलेटेड जितनी भी जो हैगियोग्राफीज़ हैं उन हैगियोग्राफीज़ को हिस्टोरियंस के द्वारा रीड आउट किया गया और उनके बेस के ऊपर महात्मा बुद्ध जो है उनकी लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के ऊपर एक डीप एक डेवलप हिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई। नाउ महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में जो आता है दैट इज़ अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। ऑल ऑफ यू जब हम लोग अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो एलिट क्लास के साथ में बिलोंग कर रहे थे। उनकी अर्ली लाइफ जो है वो एलिट क्लास की थी। उनके फादर जो है वो एक किंग थे और ये माना जाता है कि जो शाक्य क्लान है, जो शाक्य वंश है, उस वंश से महात्मा बुद्ध जो है उनका रिलेशन था। वो एक प्रिंस की तरह से उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ जो है उनको निकाला। सम ऑफ द स्टोरीज़ जो है वो महात्मा बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बताती हैं कि जैसे जब इनका बर्थ हो रहा था तो उस समय एक है ना ज्योतिषी जो है उसने प्रेडिक्शन किया कि आने वाले टाइम पीरियड में ये बच्चा जो है आइदर या तो एक बहुत बड़ा सम्राट, एक बहुत बड़ा एम्परर बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा फिलोसोफर के रूप में जाना जाएगा। ना उनके फादर क्योंकि वो एक मोनार्क थे, दैट्स वाई इसीलिए उन्होंने चाहा कि उनका बेटा जो है वो एक किंग के रूप में इस्टेब्लिश हो। दैट्स वाई इसीलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध की जो अर्ली लाइफ जो थी वो एक पैलेस तक ही रिलेट करके रख दी।
महात्मा बुद्ध को पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने जो सारथी, जो रथ चलाने वाला होता है, उसको वो तैयार कर लेते हैं कि वो है ना उनको बाहर की दुनिया दिखाए। नाउ जब महात्मा बुद्ध बाहर की दुनिया देखने जाते हैं, मैंने आपके सामने एक है ना पिक्चर भी लगाई है कि जब वो महात्मा बुद्ध जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो उनके सामने 4 डिफरेंट सीन्स आते हैं, और इन सीन्स की वजह से महात्मा बुद्ध की लाइफ जो है वो पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाती है। हम देखें तो सीन के अंदर सबसे पहले वो एक वृद्ध को देखते हैं, एक ओल्ड एज पर्सन को देखते हैं जिनका शरीर जो है वो झुका हुआ है, शरीर की जो स्किन है वो लटक चुकी है, और वो देखने में काफ़ी एकदम अगली सा लुक उनका दे रहे थे। देन सेकंड वन वो देखते हैं कि एक है ना पर्सन जो कि है ना बीमार है, रोड के किनारे के ऊपर है ना वो लेटा हुआ है और उसके आसपास में कोई भी नहीं है। दैन थर्ड वन हम लोग देखें तो है ना एक सम ऑफ द पीपल्स को वो देखते हैं जो कि एक है ना डेड बॉडी को अपने कंधों के ऊपर ले जा रहे हैं। और देन फोर्थ वन जो सीन उनके सामने आता है वो एक सन्यासी का आता है जो कि ये काफ़ी खुश है। ना ये 4 जो डिफरेंट सीन्स थे, और जब उन्होंने अपने रथ के चलाने वाले जब पर्सन के साथ में डिस्कस किया इन 4 सीन्स को, तो उनको एक कंक्लूजन उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि वॉटेवर जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी धीरे धीरे डिके होती है, ये धीरे धीरे ख़त्म होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब इस बॉडी का पूरी तरह से फिनिश हो जाती है, जिसको हम लोग डेथ के नाम से बुलाते हैं। नाउ ये एक है ना ट्रुथ था जो कि महात्मा बुद्ध के सामने आता है, और महात्मा बुद्ध इस ट्रुथ को लेकर काफ़ी कुछ है ना अपने मन में इसके लेकर काफ़ी डिस्कशन करते हैं। नाउ फाइनली इन 4 सीन्स की वजह से महात्मा बुद्ध जो है वो एक रात को इतना ज़्यादा अपने आप को तैयार करते हैं कि वो अपने पैलेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के पीछे उनका रीज़न होता है अपने अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने एनलाइटनमेंट करना। ये कुछ ऐसे तरीके थे जो कि ना एक तरह से कहा जाए जिसको अचीव करने के लिए महात्मा बुद्ध जो है वो अपने पैलेस को छोड़ देते हैं। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने जब अपने आप को एनलाइटनमेंट करने के, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ जो तरीके जो थे वो अपने आप ही उन्होंने अपने इस्टेब्लिश किए। हम देखें तो अर्ली जो पीरियड था महात्मा बुद्ध का एनलाइटनमेंट का, इसमें उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो मेथड था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। एक्सट्रीमिस्ट मेथड का मतलब जिसमें आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्सट्रीमली आप है ना परेशान करते हैं, अपने आप को डिवोट करते हैं टुवर्ड्स सर्चिंग ऑफ एनलाइटमेंट में। हम देखें तो महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने काफ़ी टाइम तक भूखे रहना और देन अपने आप को है ना कंटिन्यूसली मेडिटेशन के अंदर इन्वॉल्व करे रखना, ये कई सारे मेथड्स किए। यहीं पे हम लोग देखें तो एक और स्टोरी जो है वो हमें मिलती है जो कि ये बताती है कि महात्मा बुद्ध ने किस तरह से अपने आप जो एक्सट्रीमिस्ट पाथ था उसको उन्होंने छोड़कर उन्होंने मॉडरेट पाथ जो है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। वो ये बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो एक दिन एक नगर के बाहर से जा रहे होते हैं, वहीं पे एक कुआं होता है और उस कुएं के ऊपर कुछ है ना लेडी जो हैं वो है ना एक गीत गाते हुए पानी भर रही होती है, और उस गीत का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप वीणा जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो वायर, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो ये कहती है कि अगर आप स्ट्रिंग्स को अगर आप है ना बहुत टाइट कर देंगे तो जैसे ही आप उस म्यूज़िक को प्ले करेंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो स्ट्रिंग्स टूट जाएंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे तो उनमें से म्यूज़िक ही नहीं निकलेगा। नाउ ये जो एक सॉन्ग था, इस सॉन्ग ने महात्मा बुद्ध के जो मेथड ऑफ एक सल्वेशन का था या एक मेथड ऑफ एनलाइटनमेंट का था, उसको उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया। हम देखें तो महात्मा बुद्ध जो है अब उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अपनी बॉडी को एक्सट्रीम मेथड्स को अडॉप्ट ना करा कर, बल्कि अगर एक मॉडरेट पाथ के अंदर ही भी अगर हम लोग है ना एनलाइटनमेंट होने के लिए अगर हम लोग अचीव एनलाइटनमेंट होने की तरफ चाहें तो हम लोग डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर आते ही हम देखें तो महात्मा बुद्ध जो है उनके मेथड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसी के साथ में हम लोग देखें तो फाइनली महात्मा बुद्ध जो है वो एनलाइटनमेंट होते हैं। नाउ यहीं से एनलाइटनमेंट होने के बाद में जो सिद्धार्थ हैं उनका नाम चेंज होता है और नाम यहाँ पर पड़ता है गौतम बुद्धा। नाउ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो शायद एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आपके सामने आता है, और वो है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ऑल ऑफ यू, महात्मा बुद्धा की जो टीचिंग्स है, इन टीचिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो ये टीचिंग्स बहुत ज़्यादा है ना एक तरह से कहा जाए पॉपुलराइज हुई, और इनकी पॉपुलरिटी की हम लोग बाद में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स जो है वो पीपल्स के द्वारा वाइडली एक्सेप्ट की गई। और फिर जब हम लोग महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्टोरियंस जो है
वो कई सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके बेस के ऊपर महात्मा बुद्ध की वो टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर हमारे सामने जो आया है दैट इज़ सूत पिटका। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है बास्केट्स, ये त्रिपिटक्स जो थे इनके अंदर लिटरेचर और महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। इनमें से पहला जो है सूत पिटक है, दूसरा जो है विनय पिटक और तीसरा जो है दैट इज़ अभिधम पिटक। इन तीनों पिटक से हमें काफ़ी कुछ है ना महात्मा बुद्ध के बारे में नॉलेज अवेलेबल होती है। इन्हीं में से सूत पिटक जो है वो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को हमें एक्सप्लेन करता है। नाउ महात्मा बुद्ध की जो इस सूत पिटक के अंदर जो टीचिंग्स हैं, सरप्राइजिंगली हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध की जो फिलॉसफीज़ हैं वो केवल एक तरह से कहा जाए केवल एक उपदेशात्मक नहीं है, बल्कि हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए पीपल्स के बीच में, पीपल्स के साथ में उन टीचिंग्स को कांटेक्ट कराने के लिए कई सारी स्टोरीज़ जो हैं उनके थ्रू महात्मा बुद्ध ने अपने आप की थ्योरीज़ को पीपल्स तक पहुंचाया। हम देखें तो ये स्टोरीज़ जो है ये पीपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा जो लैंग्वेजेस बोली जा रही थी उन लैंग्वेजेस के अंदर ही हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स और स्टोरीज़ जो हैं वो दी हैं। इन स्टोरीज़ में से एक स्टोरी जो है वो आपके बुक के अंदर भी है कि किस तरह से एक है ना विमेन जो है उसके जो है ना बच्चे की जो डेथ हो जाती है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए महात्मा बुद्ध जो है वो किस तरह से अपनी ही सोसाइटी में से एक एग्जाम्पल जो है वो उस विमेन के सामने रखते हैं और विमेन जो है वो सेटिस्फाइड होती है। सो एक तरह से कहा जाए महात्मा बुद्ध की जो पॉपुलरिटी हुई उस पॉपुलरिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न महात्मा बुद्ध का लोकल लैंग्वेजेस को यूटिलाइज करना था। उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी उनको लोकल लैंग्वेजेस के अंदर स्प्रेड किया और इसकी वजह से महात्मा बुद्ध जो है वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ही पीपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। नाउ अगर हम लोग बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ना पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं जो कि महात्मा बुद्ध की जो फिलोसफीज़ हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। नाउ यहाँ पर है ना पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांजेंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर हम लोग देखें तो है ना यहाँ का इसका मतलब ये है कि हमारा जो पूरा संसार है ये ट्रांजेंट है। ट्रांजेंट मतलब ये चेंज होता जा रहा है। एक तरह से कहा जाए ये रेगुलराइज नहीं है बल्कि ये कंटिन्यूसली चेंज होता है और चेंजिंग की वजह से हम लोग देखें तो है ना हमारे सामने कई सारे सर्टेन जो चेंजेस हमारे पीपल्स की लाइफ में आते हैं वो इसी वजह से होते हैं। नाउ यहाँ पर है ना एक और जो टीचिंग आपके महात्मा बुद्ध की दे रखी है दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो सोललेस एज देयर इज़ अ नथिंग परमानेंट और इटर्नलेटेड। यानी जो हमारा जो संसार है ये एक तरह से कहा जाए इसमें कोई भी आत्मा नहीं है, ये सोललेस है और इसके अंदर सोललेस होने की वजह से यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। देन साथ ही विद इन दिस ट्रांजेंट वर्ल्ड सोरो इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी एक तरह से कहा जाए महात्मा बुद्ध ने काफ़ी हद तक जो उनकी टीचिंग्स हैं उन टीचिंग्स को जो सॉरोनेस है उसी के साथ में उन्होंने एसोसिएट किया। ऑल ऑफ यू जब हम लोग महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 4 नोबल ट्रुथ्स आते हैं और ये 4 नोबल ट्रुथ्स जो हैं ये काफ़ी हद तक सोरो के ऊपर ही बेस्ड हैं। महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो टीचिंग्स इन्हीं सॉरोनेस के सेंटर करके इन्हीं के आसपास में चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में हमारी जो पूरी लाइफ है इस लाइफ के अंदर सॉरोनेस अवेलेबल है। दुख आएगा ही, आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, आप कितने भी एफर्ट कर लीजिए, आप सॉरोनेस से नहीं हट सकते। दैन सेकेंड वन, महात्मा बुद्ध जो है वो ये कहते हैं कि सॉरोनेस जो है उसका एक मेजर कॉज बताया और वो है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब हम लोगों की इच्छाएं। हम हमेशा हमारी इच्छाएं बढ़ाते रहते हैं। ये आज एक की इच्छा है, कल दूसरे की, तीसरे की, इस तरह से हमारी डिज़ायर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहती है। ये डिज़ायर कभी नहीं रुकती और डिज़ायर्स की वजह से ही हमें क्या होता है, सॉरो होता है। समटाइम्स हमारी जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हम लोग दुखी होते हैं और यही दुख का कारण बनता है। दैन थर्ड वन, अगर महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो डेफिनेटली आपको ये सॉरोनेस का जो है ना एक तरह से आपने अपने चारों तरफ जो है ना एक है ना एनवायरनमेंट क्रिएट है, इस एनवायरनमेंट को आपको ब्रेक करना होगा, आपको सॉरोनेस से बाहर निकलना होगा।
जब हम लोग हमारे दुख को पीछे छोड़ देते हैं तो वहीं पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध जो हैं वो एक है ना मेथड है ना पीपल्स के सामने रखते हैं, जिनको 8 फोल्ड पाथ के नाम से, अष्टांगिक मार्ग के नाम से बताया है, जो कि मैंने आपके नीचे एक इमेज दी है। इस इमेज में ये 8 फोल्ड पाथ जो है वो एक्सप्लेन है, आप इनको एक बार रीड आउट कर लें। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस आर द, ये एक मेथड है जिस मेथड के द्वारा महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आप इन 8 फोल्ड पाथ पे चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सेल्वेशन को आप अचीव कर सकते हैं, आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इसी के साथ में इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबाउट दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। मैंने अभी आपको कहा कि है ना, अगर आप है ना सेल्वेशन पाना चाहते हैं, अगर आप है ना मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पाथ जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और महात्मा बुद्ध का जो पाथ है वो मॉडरेशन वाला पाथ है। वो ये नहीं कहता है कि आपको अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ट्रबल में डालना है, बहुत ज़्यादा आपको है ना अपने सामने है ना बिल्कुल एकदम खाना पीना सब छोड़ दीजिए और आप है ना बिल्कुल है ना ईश्वर की भक्ति में लग जाएं, ऐसा भी महात्मा बुद्ध नहीं कहते। और नहीं वो ये कहते हैं कि आप ईश्वर या जो आपका जो है ना जो मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है उसके बारे में बिल्कुल आप सोचिए ही नहीं, ऐसा भी महात्मा बुद्ध नहीं कहते। महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आपको सेल्वेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा। और महात्मा बुद्ध जो है वो ये पाथ जो बताते हैं दैट इज़ मॉडरेशन। इसमें महात्मा बुद्ध जो है वो ये कहते हैं कि आप अपने जो घोर तपस्या है, जो एकदम बिल्कुल आप जिसमें आप है ना बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ होकर बिल्कुल वन में चले जाते हैं और वहाँ पे जो घोर तपस्या करते हैं, और दूसरा एक जो आपकी लाइफ जो कि फैमिली लाइफ है उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप अपने आसपास की जो है ना फिजिकल जो आपकी सब्सटेंस है उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, उसको भी है ना महात्मा बुद्ध जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। दैट्स व्हाई इसी इन दोनों के बीच का जो पाथ है, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आप उस पाथ को अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जो वर्ल्डली ट्रबल्स हैं उन ट्रबल्स को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नाउ इसी के अंदर हम लोग देखें तो दैट इज़ इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट वॉज इररेलेवेंट। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी हमारे सामने महात्मा बुद्ध की जो आती है वो ये है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने काफ़ी हद तक गॉडली जो प्रेजेंस है उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग देखें तो स्टार्टिंग जो है ना थ्योरीज़ हैं महात्मा बुद्ध की, उसमें गॉड हैं या नहीं है उसके बारे में हमें इतना ज़्यादा ना तो लिटरेचर में एग्जांपल मिलते हैं, ना ही हम लोग है ना उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गॉड का प्रेजेंस जो है उसको इररिलेवेंट शो किया गया अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो जब है ना गॉड की बात करते हैं, क्योंकि गॉड की अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन या गॉड को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गॉड इज़ ए क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। यहीं पे हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध की एक और फिलॉसफी, एक और जो थ्योरी, एक और जो टीचिंग है वो इससे अपोजिट है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर दैन ऑफ डिवाइन रिलीजन। ऑल ऑफ यू, हमारा हिंदू रिलीजन के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हिंदू रिलीजन जिसको भागवत या सनातन धर्म के नाम से भी बुलाया गया, ये कहता है कि ये ना ये जितना भी जो यूनिवर्स है ये सब एक पर्टिकुलर एक डिवाइन पावर के द्वारा बनाया गया है जिसको परमात्मा के नाम से बुलाया गया। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो बुद्धिज़्म जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करता है और बुद्धिज़्म ये कहता है कि वॉट एवर जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का क्रिएशन किसी डिवाइन ओरिजिन से नहीं हुआ, बल्कि इस सोसाइटी का क्रिएशन जो है वो ह्यूमंस के द्वारा किया गया, हमारे द्वारा किया गया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी थी जिसको ना महात्मा बुद्ध जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है उन फर्दर टीचिंग्स के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर है ना द बुद्धा एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसीज और राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निबाना। यहीं पे मैंने अभी, क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो है उसमें डिवाइन ओरिजिन की बात करी, यहाँ पर हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध जो है वो ये कहते हैं कि जो फैमिली हेड है, जो गृहपति हैं या जो किंग्स हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उनको सजेशंस दिए कि वो अपने ना जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दयावान हो, बहुत ज़्यादा अच्छे है ना राइटियस एक्शन करें, ताकि है ना ये जो सोसाइटी जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई है, ये सोसाइटी जो है इसको हम लोग चेंज कर सकें।
नाउ सोसाइटी को चेंज इंडिविजुअली भी किया जा सकता है। दैट्स मीन महात्मा बुद्ध जो है वो ये मानते थे कि अगर व्यक्ति अपने आप को बदलता है तो डेफिनेटली अपने आसपास का जो समाज है उसको भी वो बदल सकता है। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो ना महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने बर्थ और रीबर्थ के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। महात्मा बुद्ध जो है वो ये मानते थे कि है ना आदमी जो है ह्यूमन जो है उनका रीबर्थ डेफिनेटली होता था, और है ना उन्होंने रीबर्थ का जो है ना साइकिल है, जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, उस साइकिल को उन्होंने सेल्फ एनलाइटनमेंट की बात करी। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है देन साथ ही अगर है ना वो अपने इस आत्मज्ञान के द्वारा एक है ना राइटियस एक्शन करना स्टार्ट करता है जिसको सम्यक कर्म के नाम से बुलाया गया, तो डेफिनेटली वो निबान का मतलब सेल्वेशन, मोक्ष जो है उसको वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी की जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन की काफ़ी कुछ बातें की गई है। नाउ यहीं पे जब हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक बहुत फेमस जो कोट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ बी लैम्स अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। यानी आपको अपने अगर ना खुद की ही आपको अपनी ज्योति बननी है ताकि आप अपने खुद का जो मुक्ति का मार्ग है उसको आप चूज़ कर सकें। यानी आपको अपना दीपक स्वयं बनना है अगर आपको मुक्ति चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट जो कि महात्मा बुद्ध ने दिया, और ये काफ़ी हद तक महात्मा बुद्ध की जो थ्योरीज़ हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, उन टीचिंग्स का एक कॉन्क्लूड करने वाला एक सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आता है। नाउ नेक्स्ट वन जो टर्म्स या जो नेक्स्ट वन जो है ना थीम्स हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट में है, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो है दैट इज़ फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा। नाउ बुद्धा जो है उनकी लाइफ के बाद में या उनके लाइफ के जब है ना धीरे धीरे महात्मा बुद्ध जो है वो अपने ना टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे थे, तो उनके द्वारा कुछ एसोसिएशन या कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है वो और ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। महात्मा बुद्ध की मैंने अभी आपको कहा कि महात्मा बुद्ध ने इजी लैंग्वेजेस के अंदर रहना अपनी टीचिंग्स दी थी। महात्मा बुद्ध ने बहुत इजीली तरीके से स्टोरीज़ को अपना एक है ना मीडियम बनाकर उन्होंने पीपल्स तक अपनी जो थ्योरीज हैं या जो है ना फिलॉसफी है उसको उन्होंने स्प्रेड किया। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए। महात्मा बुद्ध के जो फॉलोअर्स जो थे उनमें केवल कॉमन पीपल ही इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि हम देखते हैं कि उस समय के कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स जो थे उनमें से एक लार्ज नंबर पे जो रूलर्स जो थे वो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम लोग फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आता है, दैट इज़ संघा। संघा का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मॉन्क्स की थी, और एक तरह से कहा जाए जो कि है ना आगे चलकर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है या बुद्धिस्ट जो है ना फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के टीचर के रूप में वो अपने आप को आगे चलकर इस्टेब्लिश करते हैं। नाउ हम देखें तो संघा का कंट्रीब्यूशन जो है वो महात्मा बुद्ध के लिए काफ़ी या बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा रहा। हम देखें तो संघा जो है वो जगह जगह इस्टेब्लिश किए गए, और इनमें एक लार्ज नंबर पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल जो थे वो एज ए मेंबर्स ऑफ संघा के रूप में इसमें सामने आए, और आगे चलकर उन्होंने मॉन्क की लाइफ, एक भिक्षु की लाइफ जो है उसके रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, और आगे चलकर वो बुद्धिज़्म के टीचर भी बने। नाउ यहाँ पर एक और देखें तो एज मॉन्क्स लिव्ड ऑन आर्म्स दे वर नोन एज भिक्खूस, क्योंकि ये लोग है ना अपने वॉट जो फिजिकल सब्सटेंस है उन सबको छोड़कर आते थे। इनको एक भिक्षु के रूप में अपनी है ना ज़िंदगी बितानी पड़ती थी, अपने जो खाना वगैरह है वो भी इनको मांग कर खाना पड़ता था। दैट्स वाई इसीलिए इनके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ दैट इज़ भिक्खु। ये मॉन्क्स के अंदर भिक्खु मोनेस्ट्री या जो संघा जो है उसमें मॉन्क्स के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी लाइफ जो है वो भिक्खु के रूप में डेफिनेटली उसको निकाले। देन वीमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड इन संघा, यानी संघा जो है उसमें विमेंस भी आ सकती थी। अर्लियर पीरियड में हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जो कि काफ़ी क्लोज थे, आनंद, उनके समझाने पे हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने विमेंस को भी परमिशन दी कि वो भिक्खुनी के रूप में संघा जो है उसको ज्वाइन कर सकती है। और हम देखें तो है ना महात्मा बुद्ध की जो उपमाता जो है ना महाप्रजापति गौतमी के नाम से बुलाई गई, वो पहली भिक्खुनी बनी संघा के अंदर। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो मैनी विमेन वो एंटर्ड द संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा,
कई सारी विमेंस जो कि एक भिखुनी के रूप में आई, वो है ना संघा के अंदर रहते हुए धमा की जो टीचर के रूप में हमारे सामने आती हैं। देन ऑन टू बिकम थेरीज, यहाँ पर हम लोग देखें तो है ना ये एक वर्ड है जो कि है ना विमेंस के लिए यूज़ किया। थेरी का मतलब ऐसा होता था कि थेरी का मतलब ऐसी विमेंस जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, अपनी टीचिंग्स के द्वारा, अपनी फ़िलॉसफी के द्वारा, अपने मेडिटेशन के द्वारा सेल्वेशन को अचीव कर लिया, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उनको हम लोग देखें तो थेरीज के नाम से कॉल किया गया। द बुद्धाज फॉलोअर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप से थे। पुअर ही नहीं थे, बल्कि हम देखें तो रिच पीपल्स भी थे। लोअर कास्ट ही नहीं थी, बल्कि हम लोग देखें तो अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने भी लार्ज स्केल के ऊपर बुद्धा को उन्होंने ज्वाइन किया। जो ये संघा की जो लाइफ जो थी, ये एक तरह से कहा जाए कि ना सब इक्वलिटी बेस्ड थी। यहाँ पे सभी पीपल्स जो है वो इक्वली रिगार्डेड थे, इनके बीच में कोई भी सोशल डिफरेंसेस जो है वो नहीं थी। वॉटेवर जो पीपल जो भिक्खु और भिक्खुनी बनते थे, उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है, चाहे वो किंग के रूप में हो या एक ट्रेडर के रूप में हो, डेफिनेटली उस आइडेंटिटी को उन्हें वहीं छोड़ देना पड़ता था। दैट्स वाई इसीलिए जो मोनेस्ट्री जो संघा जो थी उसके अंदर सभी पीपल्स को इक्वल माना गया। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघा वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गणास एंड संघास। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ संघा, कि किस तरह से संघा की जो है ना एक्टिविटीज़ जो थी वो डिसाइड की जाती थी। ऑल ऑफ यू, संघ जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे सभी लोग जो है वो आपस में बैठ कर डिस्कशन किया करते थे, और डिस्कशन करने के बाद में एक पॉइंट जिसके ऊपर सभी लोग है ना अपनी एक्सेप्टेंस दिया करते थे, उसी को सभी पीपल्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता था। नाउ डेमोक्रेसी के साथ में हम लोग देखें तो जब डिस्कशंस होते थे, और कई बार जब है ना डिस्कशन एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे कि डिस्कशन क्या डिसीजन लेना है, तो हम देखें तो समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एग्जांपल आते हैं कि बाकायदा वोटिंग भी कराई जाती थी, और इस वोटिंग के द्वारा डिसीजन जो है उसका मेकिंग किया जाता था या डिस्कशन फॉर्मेशन किया जाता था। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर कि किस तरह से जो है ना महात्मा बुद्ध की जो संघा जो थे, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर अपने जो एक फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। नाउ यहाँ पर एक और कंसेप्ट जो हमारे सामने आता है, दैट इज़ बुद्धिज़्म ग्रू रैपिडली। यानी आप देखें तो है ना, जब हम लोग है ना 6th सेंचुरी BC के अंदर हमारे इंडिया में दो फिलोसफीज़ का राइज हुआ, पहला जैनिज़्म और दूसरा बुद्धिज़्म। और यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट हमारे सामने आता है कि है ना जैनिज़्म जो है वो केवल इंडिया तक लिमिट रहा, और इंडिया के भी कुछ ही ऐसे सर्टेन एरियाज़ थे जहाँ पर जैनिज़्म रैपिडली फैला और पीपल्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। वहीं पे हम लोग जब मोस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बुद्धिज़्म का स्प्रेड ज़्यादा फास्ट था, ना केवल इंडिया के अंदर ही, बल्कि हम लोग देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और आगे चलकर हम लोग देखें तो चाइना और जापान या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तक हम लोग देखें तो बुद्धिज़्म जो है वो एक रैपिडली है, उसका ग्रोथ जो है वो हमारे सामने आता है। ना इसके कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे ना रीजंस हम लोगों के आते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है उसका रैपिडली ग्रोथ हुई। शायद एक सबसे पहला जो रीज़न हमारे सामने आता है वो 6th सेंचुरी BC के अंदर जो पीपल्स का डिससेटिस्फैक्शन था, जो लोग है ना असंतुष्ट थे उस समय की कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज़ के, और जब बुद्धिज़्म जब इस्टेब्लिश हुआ तो पीपल्स को ये लगा कि वॉटेवर जो उनके सेटिस्फैक्शन उनका बुद्धिज़्म में हो सकता है। दैट्स मीन उनकी जो है ना क्यूरोसिटी थी, उस क्यूरोसिटी को बुद्धिज़्म ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो पीपल्स ने एक लार्ज स्केल के ऊपर बुद्धिज़्म जो है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है, बुद्धिज़्म ने बर्थ के बेस के ऊपर जो सुपीरियरिटी जो थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो अपने जन्म से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के आधार के ऊपर ऊंचा होता है। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो 6th सेंचुरी BC में जो बर्थ बेस्ड जो कास्ट इस्टेब्लिश होनी थी, जो वर्ण सिस्टम जो था, उसको उन्होंने डिनाई किया, और डिनाई करने की वजह से जो लोअर कास्ट के जो पीपल जो थे उन्होंने एक लार्ज स्केल के ऊपर बुद्धिज़्म को ज्वाइन किया। ना एक तरह से हम लोग देखें तो दैन बुद्धिज़्म का एक और इम्पॉर्टेंट जो फिलॉसफी जो थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुआ, वो था लोअर कास्ट के लिए इस रिलीजन में या इस फिलॉसफी में स्पेशली ये कहा गया कि पीपल्स को उनके साथ में करुणा में व्यवहार करना चाहिए।
दैट्स मीन आप उनको एज ए ह्यूमन के रूप में ट्रीट करें, आपके मन में उनके लिए श्रद्धा हो, आपके मन में उनके लिए करुणा हो, आपके मन में उनके लिए दया हो। क्योंकि हम लोग देखें तो उस समय है ना 600 BC के अंदर जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो कि बेसिकली वर्णा सिस्टम, वर्णा के अंदर जो शूद्र वर्ण के नाम से बुलाए जा रहे थे, उनके लिए जो कंपैशन जो था वो नहीं था। और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कंपैशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और इसीलिए हम देखें तो लोअर कास्ट के जो पीपल जो थे उन्होंने वाइडली बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। नाउ जब हम लोग बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्धिज़्म जो है वो वाइडली स्प्रेड क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो स्तूपास का भी रहा। ऑल ऑफ यू, जब मैं शायद इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग केवल लिटरेचर की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की भी बात करेंगे। ऑल ऑफ यू, किसी भी रिलीजन के इस्टेब्लिश होने के पीछे सॉरी किसी भी रिलीजन के इस्टेब्लिश होने, किसी भी रिलीजन के फ्लॉरिश होने के पीछे जो न केवल लिटरेचर्स का एक बहुत बड़ा रोल हमें मिलता है, बल्कि साथ ही हम लोग देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी रोल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हम देखें तो बुद्धिज़्म जो है, उनके जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में जब उस समय की जो किंग्स जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए कि महात्मा बुद्ध की जो डेड बॉडी है वो किसके पास में रहेगी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, अशोकावदान जैसे कई सारे लिटरेचर हैं जो ये बताते हैं कि किंग अशोका जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि महात्मा बुद्ध की जो रियलिक्स हैं उनको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर है ना ले जाया जाए और उनके ऊपर एक है ना स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए, जिस स्ट्रक्चर को स्तूपा के नाम से बुलाया गया। हम देखें तो ये स्तूपास जो हैं ये लार्जली हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए और ये पीपल्स के द्वारा सैक्रेड इंस्टीट्यूशन के रूप में इनको माना गया, ये पवित्र स्थल के रूप में इनको कहा गया। जब हम लोग स्तूपास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने चैत्यास का भी नाम आता है और हम लोग देखें तो ये चैत्यास जो है वो एक तरह से टेम्पल्स है जहाँ पे बुद्धिज़्म एक्टिविटीज़ जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया था। हम देखें तो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चैत्यास जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे 4 चैत्यास जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें लुम्बिनी का जहाँ पे महात्मा बुद्ध का बर्थ हुआ, जहाँ पे उनके एनलाइटनमेंट हुआ, बौद्ध गया जहाँ पर उनको उन्होंने पहला सरमन अपनी पहली शिक्षा जो दी सारनाथ के अंदर, और देन साथ ही जहाँ पर उनको निर्वाण हुआ दैट इज़ इन कुशीनागरा। ये कुशीनगर या कुशीनगरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थे जो कि महात्मा बुद्ध की लाइफ के साथ में जुड़े हुए थे और यहाँ पर हम लोग देखें तो उन्हें चैत्यास जो है वो उनको लार्जली इस्टेब्लिश किया गया। नाउ मैंने अभी आपको बताया कि बुद्धा की जो रेलिक्स है उन रेलिक्स के ऊपर स्तूपास जो है उनको बिल्ड किया गया और ये स्तूपास जो है ये हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कई जगह बनाए गए। नाउ स्तूपास जो है वो कैसे बिल्ट हुए, बेसिकली हम लोग देखें तो स्तूपास के बिल्ट होने के पीछे डोनेशंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। पीपल्स, चाहे वो श्रेणीज हो, गिल्ड्स हो, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बात करी, जो एसोसिएशंस थी ट्रेडर्स की, उन्होंने एक लार्ज स्केल के ऊपर डोनेशंस दिए, जो इंडिविजुअली डोनेशंस भी दिए गए, जो किंग्स थे उनके द्वारा भी डोनेशंस दिए गए और एक लार्ज स्केल के ऊपर जो डोनेशन जो बुद्धिज़्म संघास को मिला उसकी वजह से हम लोग देखें तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्तूपास का बिल्ट होना एक तरह से कहा जाए पॉसिबल हो पाया। सो मोस्ट ऑफ द स्तूपास जो हैं इनके बाहर अगर गेटवे पे भी देखें तो आपको कई सारे हमें एग्जांपल मिलते हैं जो कि डोनेशंस के बारे में लिखा रहता है। जैसे सांची की स्तूप के ऊपर बात करें तो गेटवे जो है वहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है कि किन किन लोगों ने, किन किन श्रेणीज़ ने, किन किन गिल्ड्स ने डोनेशन दिए, ताकि इस डोनेशन की वजह से स्तूपा जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल हो पाया। सो स्तूपास के जो बिल्ट हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो स्तूपास का डोनेशंस भी था। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की बात करें तो मैंने आपके सामने एक इमेज है। स्तूपास का स्ट्रक्चर जो है वो हाफ सर्किल था, एक तरह से कहा जाए ना, चारों तरफ है ना इसको है ना एक हाफ सर्किल के अंदर इसको बनाया जाता था, एक माउंड के रूप में, एक टीले के रूप में हम लोग देखें तो है ना स्तूपास जो है उनको क्रिएट किया गया। चारों तरफ स्तूपा के 4 डायरेक्शन के अंदर गेटवेज रखे गए जो कि 4 डायरेक्शन को शो कर रहे थे। गेटवे के जस्ट बाद में एक रेलिंग लगाकर चारों तरफ एक पथ बनाया जाता था जिस पे लोग जो है वो चारों तरफ उसके चक्कर लगाया करते थे, जिसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से बुलाया जाता था। अंदर हॉल होता था, एक बड़ा सारा हॉल होता था जिसके हॉल के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर एक है ना चबूतरा बनाया जाता था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध की जो बॉडी के रियलिक्स हैं उनको रखा गया। इसी जस्ट चबूतरे, इसी प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर की तरफ जो रूफ है वहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो है उनको क्रिएट किया गया। पहला एक बॉल्कनी शेप के अंदर जिसको हर्मिका के नाम से बुलाया गया,
ये हर्मिका एक तरह से कहा जाए यूनिवर्स को देखने की एक प्लेस थी जहाँ पर आप खड़े होकर ये माना जाता है कि आप यूनिवर्स को आप देख सकते हैं। और इसी हर्मिका के बीचों बीच के अंदर एक पोल लगाया जाता था जिस पोल को यष्टि के नाम से बुलाया जाता था। सो ये एक ना स्ट्रक्चर था जो कि उस समय स्तूपा को लेकर बनाया गया। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि स्तूप जो है वो बनाया कैसे गया है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था। ये एक इमेज के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ कल हम लोग है ना इसी चैप्टर के मॉड्यूल 3 यानी लास्ट पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू अगेन।